नहीं है। Covalent bond occur in such a way that each atom take away one electron of the bond pair. जो इसने कंट्रीब्यूट किया वो उसको वापस मिल गया। जैसे ये देखो आपका HH, इसको हम ये हाफ एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखो 2 H डॉट मिल गया। या जैसे देखो आपका CH4 में एक CH बॉन्ड की अगर क्लीवेज हो रही है, तो ये देखो आपका CH3 डॉट और H डॉट, ये जो डॉट वाली स्पेसिस बनती है इनको कहा जाता है फ्री रेडिकल। होमोलाइटिक फिशन के बाद जो डॉट वाली स्पेसिस फॉर्म होती है इनको फ्री रेडिकल कहा जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हुआ, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हुआ। सर ये जो सर डॉट पर बन रहा था सर, ये पूरे मॉलिक्यूल पर है या फिर सी कार्बन पर ही है? कार्बन पर है, पर यहाँ पर जो भी फ्रैगमेंट बनता है ना, ये देखो ब्रेकिंग के बाद अब ये कार्बन पर, एक्चुअल में ये डॉट जो है कार्बन के ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है। अगर आप इसका इस तरह से बनाओगे तो ये देखो आपका ये बॉन्ड कंप्लीट है, 4th CH बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, तो ये कार्बन के ऊपर डॉट है। लेकिन इसको जब हम लेते हैं तो एज ए होल लेते हैं कि मिथाइल, पर डॉट जो एक्चुअली है वो कार्बन के ऊपर है। अगर ग्रुप में होगा तो ग्रुप पर जब भी डॉट आएगा तो वो उसके सेंट्रल एटम पर होगा, और एटम पर होगा तो सिंगल एटम है। जैसे ये हाइड्रोजन सिंगल एटम है तो इसी के ऊपर है। तो इट मींस कि होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद इस टाइप के जो एटम या फ्रैगमेंट्स फॉर्म होते हैं विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, एंड दे हैव ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन इट, तो इनको फ्री रेडिकल कहा जाता है। दिस आर काउंटेड एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये फ्री रेडिकल कहलाते हैं। इस टाइप के जो न्यूट्रल फ्रैगमेंट होते हैं विच कंटेनिंग ए ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर द होमोलाइटिक क्लीवेज, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। आपको ये भी बताया था कि ये इस टाइप की क्लीवेज कहां पर होती है। पहला पॉइंट है कि नॉन पोलर बॉन्ड में, ज्यादातर ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में ब्रेकिंग होती है। और ऐसा नहीं है कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ऑलवेज ब्रेक होगा तो बस इसी तरह के फ्रैगमेंट बनाएगा। ये जरूर है कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जनरली जब ब्रेक होते हैं होमोलाइटिक फिशन के थ्रू तो दे आर प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल, ये अनपेयर्ड डॉट कंटेनिंग स्पेसिस प्रोड्यूस करते हैं। पर कंडीशन होती है, ये तो हुआ कि टाइप ऑफ बॉन्ड जिससे ये बनेंगे, और दूसरा होगा कंडीशन फॉर होमोलाइटिक क्लीवेज होती है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट के प्रेजेंस में, या हीट करने पर, या किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर क्लीवेज हो रही है। ये 3 कंडीशन होती है। लाइट के प्रेजेंस में अगर आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, हीट करने पर ब्रेक हो रहा है, या किसी पेरोक्साइड कंपाउंड के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, तो उस केस में ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, और होमोलाइटिक क्लीवेज के थ्रू फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे, यानी डॉट वाली स्पेसिस आपकी प्रोड्यूस होती है। सो दिस इज फेवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हीट और पेरोक्साइड। तो ये होमोलाइटिक फिजन हुआ। ये क्लियर है बेटा? सर फिर से बता दो होमोलाइटिक वाला। मैंने बताया कि अगर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सच ए वे कि each bonded atom will take away one electron from the bond pair, तो this is called homolytic और symmetrical fission। ओके सर। ठीक है, अगर बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है कि बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम पर जा रहे हैं या ग्रुप पे, तो इसको होमोलाइटिक क्लीवेज कहा जाता है। सिमेट्रिकल हो गया ना, क्योंकि आप यूनिफॉर्मली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बॉन्ड पेयर को, तो इसीलिए इसको होमोलाइटिक या सिमेट्रिकल क्लीवेज कहा जाता है। और दूसरा जो होता है हेट्रोलाइटिक, अब ये सेकंड हम देख रहे हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। देखो इस टाइप के क्लीवेज में क्या होता है कि आपका बॉन्ड पेयर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है आफ्टर द ब्रेकिंग। इस केस में बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि आपका इंटायर बॉन्ड पेयर will take away by one of the bonded atom, not the both। पहले केस में क्या होता है कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे थे,
इस केस में पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर किसी एक एटम के पास जाएगा, और किसके पास जाएगा? जो जनरली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट मींस कि बी विल टेक अवे द बॉन्ड पेयर। जब ब्रेक होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाएंगे, ए के पास नहीं रहेगा। तो देखो ए के पास नहीं रहेगा, इसका मतलब ए लूज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। दूसरी तरफ बी जब पूरा बॉन्ड पेयर ले रहा है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ये गेन कर रहा है, तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस केस में हमने बी को इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किया हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर आपका ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपका ब्रेकिंग के बाद बॉन्ड पेयर ए के पास चला जाएगा, तो ए विल बी नेगेटिव चार्ज एंड बी विल बी पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर आपका कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो रहा है कि बोथ द इलेक्ट्रॉन ऑफ बॉन्ड पेयर आर कैरिड अवे या टेकन अवे बाय वन ऑफ द एटम, तो इट इज कॉल्ड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अब इस क्लीवेज में देखो यहाँ पर चार्ज स्पीसीज प्रोड्यूस होती है, यानी केटायन और एनायन प्रोड्यूस होंगे। ये क्लियर है बेटा? यस सर। तो यहाँ पर जो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जो बॉन्ड क्लीवेज के बाद प्रोड्यूस होते हैं। होमोलाइटिक में आपके फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर केटायन और एनायन प्रोड्यूस होते हैं। अब यही केटायन अगर कार्बन होगा तो वही कार्बोकेटायन कहा जाता है, अदर कोई है तो उसको नॉर्मल एनायन कहा जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम CH4 CH3Cl है और सपोज करो कि यहाँ पर सी कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर क्लोरीन विल टेक अवे। तो इसका मतलब कार्बन यहाँ पर लॉस करेगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव आ जाएगा, तो ये क्लोराइड आयन हो गया। इसको आप सिंपल क्या कहोगे? क्लोराइड आयन। और इसको ये जो केटायन फॉर्म हुआ, चूंकि ये ऑर्गेनिक स्पीसीज है, तो ऑर्गेनिक स्पीसीज में जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दैट इज कॉल्ड कार्बोकेटायन, तो ये कार्बोकेटायन कहलाएगा और इसका नाम होगा मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन। तो इस तरह से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में यू विल गेटिंग द चार्ज स्पीसीज। तो ये दो तरह की क्लीवेज होती है कोवैलेंट बॉन्ड में। अब यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जब आपका बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इस टाइप की ये स्पीसीज प्रोड्यूस होती हैं, फ्री रेडिकल या केटायन या एनायन, तो इनको रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा जाता है। और रिमेंबर कि ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होती है क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस होती है और इमीडिएटली कंज्यूम हो जाती है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ये आपका एलोन एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, ये आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो। ये प्रोड्यूस होंगे फिर कहीं ना कहीं किसी के साथ कंबाइंड होकर न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगे, तो इसलिए इनकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है। तो यहाँ पर देखो तीन तरह की रिएक्शन इंटरमीडिएट पॉसिबल है ऑर्गेनिक स्पीसीज के रेफरेंस में। सबसे पहला फ्री रेडिकल जो अभी हमने देखा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है स्पीसीज हैविंग ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज हैविंग ऑड यानी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोड्यूस बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। ये जरूर लिखना क्योंकि ऐसे ये बनती नहीं है, होमोलाइटिक क्लीवेज से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे आप देखो एग्जांपल है क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। अब हम स्पेशली ऑर्गेनिक स्पीसीज के रेफरेंस में चलें तो ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक जो आपके फ्री रेडिकल बनेंगे वो तीन तरह के बनेंगे। यहाँ पर फ्री रेडिकल रेफरेंस टू ऑर्गेनिक स्पीसीज थ्री टाइप के होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी मतलब 1 डिग्री फ्री रेडिकल, सेकेंडरी दैट मींस 2 डिग्री फ्री रेडिकल। सर ये समझ में नहीं आया, मतलब कोई फिर से बता दो। देखो ये आपके नॉर्मल क्या है, नॉन ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है। अगर हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की बात करें, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल मींस कि ये जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन के ऊपर होगा, तो उसको हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल कहेंगे। तो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल के थ्री टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ कार्बन ऑन विच
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिस कार्बन पेयर, उसकी डिग्री ऑफ कार्बन आपको याद होगा कि कार्बन की डिग्री कैसे डिटरमाइन होती है। उस कार्बन से देखा है कि अदर कितने कार्बन लिंक है। अगर अदर एक कार्बन लिंक हो रहा है, एक कार्बन लिंक हो रहा है तो इसको 1 डिग्री कहा जाता है। अगर ये 2 कार्बन से लिंक हो रहा है तो इसको 2 डिग्री कहा जाता है। अगर 3 कार्बन से लिंक हो रहा है तो ये 3 डिग्री हुआ। 4 कार्बन से लिंक है तो 4 डिग्री। 4 डिग्री होती है कार्बन की, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो यहां पर हम जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल 3 टाइप के हो सकते हैं। 1 डिग्री फ्री रेडिकल, दैट मीन्स प्राइमरी उसको कहा जाता है। 2 डिग्री दैट इज सेकेंडरी एंड 3 डिग्री दैट इज टर्सरी फ्री रेडिकल। ठीक है, ये नॉन ऑर्गेनिक है, इनकी हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी ऑर्गेनिक स्पीसीज फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होती है तो ये 3 तरह की हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, 4 डिग्री क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोर्थ बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, एटलीस्ट एक बॉन्ड तो ब्रेक ही होगा ना। तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वहां से तो अब आपका फर्दर कार्बन हो नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर 3 ही टाइप इसमें पॉसिबल है। और ये किस टाइप की बेसिस पर किया हुआ है? हमेशा सर इनऑर्गेनिक ही सर वो होगा, रिप्लेस होगा। हाँ देखो, ट्रीटमेंट तो ऐसे ही होगी, बस ये है कि ये डॉट इनऑर्गेनिक स्पीसीज पर है, मतलब अदर देन ऑर्गेनिक पर है तो उसको नॉर्मल कहेंगे, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। लेकिन यही किसी ऑर्गेनिक स्पीसीज पर अगर होगा तो उसको हम ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल कंसीडर करेंगे। ऑर्गेनिक का मतलब कि कार्बन के ऊपर ये डॉट आएगा। जैसे ऊपर आपने देखा कि ये CH3 और CH4 में अगर यहाँ पर ये डॉट सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ तो ये पार्ट जो बना ये आपका ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल बना, ये नॉन ऑर्गेनिक हुआ। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये 3 टाइप के होंगे। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी का मतलब कि आपका डॉट जिस कार्बन पर है वो फर्दर एक कार्बन से लिंक है या नो कार्बन, यानी डॉट कॉन्टेनिंग कार्बन इज लिंक विथ आइदर 1 कार्बन और नो कार्बन, क्योंकि इसमें मिथाइल भी आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा? RCH2 डॉट, क्योंकि फर्दर एक कार्बन या एक कार्बन चेन से लिंक होगा। ठीक है, तो जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो RCH2 डॉट हो गया, या मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको भी हम 1 डिग्री में कंसीडर करते हैं। इसको भी करेंगे सर, CH3 वाले को? हाँ, इसको भी 1 डिग्री में कंसीडर कर लिया जाता है, हालांकि एग्जैक्ट ये 1 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये स्पेसिफिक स्पेशल लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि ये भी प्राइमरी है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें हम मान लेते हैं कि आइदर 1 कार्बन या नो कार्बन। ठीक है, अब देखो सेकेंडरी जो होगा, सेकेंडरी का मतलब कि डॉट कंटेनिंग कार्बन पर फर्दर 2 कार्बन लिंक होंगे या 2 कार्बन चेन आएगी। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम कर दो, यानी R2CH हो जाएगा, CH डॉट होगा। CH2 डॉट है तो ये 1 डिग्री है, CH2 या CH3 डॉट है तो, अगर CH डॉट है तो 2 डिग्री है, और 3 डिग्री का मतलब हो गया कि C डॉट, यानी इस पे 3 आपकी कार्बन चेन हो गई, R3C लिख दे रहा हूं, तो हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। तो ये 3 तरह के आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और एक अगर मिथाइल लो तो कंसीडर करो तो मिथाइल एक, यानी टोटल ये 4 टाइप बन सकते हैं, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब मुझे बताओ ये टाइप क्लियर है? ये टाइप कैसे बनाया गया? सर कि वो जिस कार्बन, सेकेंडरी, देखो बेटा आपको सिर्फ ये देखना है कि डॉट जिस कार्बन पर है वह फर्दर कितने कार्बन या कार्बन चेन से लिंक हो रहा है। अगर वह फर्दर एक कार्बन से लिंक हो रहा है तो वह प्राइमरी है, अगर वह 2 कार्बन से लिंक हो रहा है या 2 कार्बन चेन से तो वह 2 डिग्री है, यानी सेकेंडरी है, अगर वह 3 कार्बन चेन से लिंक हो रहा है तो वह 3 डिग्री है। सर वो क्लियर जो है? वो सेकेंडरी में क्या लिखा है, वो CH2 है वो? नहीं नहीं, CH है बट बेटा, वो 2 लिख दिया था मैंने गलती से, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा ना, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH होगा, और यहाँ पर H बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्बन हर केस में 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इसका ब्रेक हुआ है, तो अब 3 ही आपके अटैचमेंट कर सकते हो ना। अगर आपका एक R है तो 2 हाइड्रोजन,
2 आ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन, अगर तीनों आ रहे हैं तो एक भी नहीं थ्री हाइड्रोजन। नहीं होना चाहिए था क्योंकि सर एक ही तो बॉन्ड गया है सर, उसके बाद आर भी तो हो रहा है। बेटा 3 कौन यहाँ पर कह रहे हो प्राइमरी में? यस कैसे करोगे बेटा? ये कार्बन पे 4 बॉन्ड बनते हैं, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो 3 ही बॉन्ड रिमेनिंग बचे ना। हाँ, अब उसमें एक एक कार्बन में चेन हो गया तो वो 2 ही तो चैन हाइड्रोजन। यस सर यस। तो ये आपके टोटल जो है मतलब 4 टाइप बन जाएंगे, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक है, अब इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर लिया जाता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब कि इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन लेस स्टेबल होगा। तो ये देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी के लिए हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट कंसीडर करेंगे, जो आर लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी में क्या है कि ये आर जो है प्लस आई इफेक्ट जब देंगे तो दे विल रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज करेंगे उससे ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी का रीजन है, तो इसके पेयर होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और जितना जल्दी पेयर होगा या ज्यादा पेयर होगा वो उतना ही स्टेबल माना जाएगा। तो इट मीन्स कि जितने ज्यादा आर लिंक होंगे उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर होने की टेंडेंसी हायर होगी। इट मीन्स कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर एक आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। तो मोर द नंबर ऑफ आर, मोर विल बी इंडक्टिव इफेक्ट, मोर टेंडेंसी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसको साइड से मिलेंगे उतना उसके पेयर होने की टेंडेंसी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी। तो इस बेसिस पर सोच सकते हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका, 3 डिग्री यानी टर्सरी एल्काइल फ्री रेडिकल, ये R3C डॉट, उसके बाद 2 डिग्री यानी सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और ये सबसे लिस्ट होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका बनाते हैं तो ये देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा एल्काइल फ्री रेडिकल के लिए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि R3C डॉट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्सरी एल्काइल फ्री रेडिकल, उसके बाद R2CH। इसका रीजन फिर से बता दोगे सर, स्टेबल मतलब क्यों होता है ऐसा? ये देखो ना बेटा, ये C पे जो R होते हैं ना, ये R आपके प्लस आई इफेक्ट जो अभी हमने देखा कि एल्काइल ग्रुप जो होते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये जब इधर इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो इससे इसके इसके पास क्या होगा, पेयर होने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना, क्योंकि इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसको पेयर करेंगे। तो जितने ज्यादा आर अटैच होंगे उतनी हायर टेंडेंसी होगी इसके पेयर होने की, और जितना जल्दी या आसानी से ये पेयर होगा उतना ये स्टेबल ज्यादा माना जाएगा। तो मोर द इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द C डॉट, मोर विल बी स्टेबिलिटी, क्योंकि मोर टेंडेंसी हो जाएगी पेयर होने की। तो टर्सरी एल्काइल में क्या होता है कि 3 एल्काइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट से इसके स्टेबल यानी इसके पेयर होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। इसके बाद 2 डिग्री फ्री रेडिकल हुआ, और इसके बाद आएगा आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल यानी RCH2, क्योंकि इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, और सबसे लिस्ट होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा इसमें, और इसका रीजन क्या देना आपको, प्लस आई इफेक्ट, because plus I effect of alkyl group increases the tendency of unpaired electron to be pair up, so stability will increases। तो यहाँ पर ऑर्डर ये बन रहा है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, और सबसे लोअर मिथाइल, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बन रही है, और रीजन आपका प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, अब होता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, या कार्बन जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयरिंग से वापस लिया है, ठीक है, इसका मतलब इस पे एक ऑर्बिटल जो है वो आपका अनबॉन्डेड हो गया, तो यानी इस पे 3 आपके बॉन्ड बने, और एक ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग हो गया। अब आपने पढ़ा क्या है ना बोला कि सर अभी? कार्बन, देखो कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लेते हो आप, sp3, ये sp3 बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इसका ब्रेक हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब इसके पास ओनली 3 रिमेनिंग आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, यस सर। क्योंकि 4 में से एक ऑर्बिटल इसने हाइब्रिडाइजेशन से ब्रेक कर लिया।
राइट। तो एक इसके पास अनपेयर्ड p ऑर्बिटल आ गया जो हाइब्रिडाइजेशन से बाहर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसके पास 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन काउंट होगी sp2, ठीक है। और sp2 काउंट होगी तो इसका शेप क्या होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के इन बिटवीन कितना का एंगल बनेगा 120, ठीक है। क्योंकि sp2 में आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्पेसिस होगा, तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों? क्योंकि इसके तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वह इस तरह से प्लेन में होंगे, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग से ब्रेक होके मिला ये परपेंडिकुलर पर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होगा ये, ठीक है। तो इसका शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल यहां पर जो होंगे वो 120 डिग्री होगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp2 लेनी है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये था हमारा फ्री रेडिकल। अब आते हैं कार्बोकेटाइन। तो जैसे हमने देखा कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में अगर ऑर्गेनिक स्पेसिस में जहां पर कार्बन चेन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करता है तो उस केस में कार्बन के ऊपर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो उसे कहा जाता है कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन की डेफिनेशन क्या है कि एनी ऑर्गेनिक स्पेसिस विच हैव ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन एटम ऑफ कार्बन चेन, यानी उसके कार्बन चेन के किसी कार्बन एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वह एक और कार्बोकेटाइन स्पेसिस बन गया। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि ऑर्गेनिक स्पेसिस बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन एटम, ठीक है। या आप कह सकते हो कि ऑर्गेनिक आयन भी कह सकते हो कि ऑर्गेनिक आयन कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, एंड इट इज फॉर्म्ड व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अंडरगो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। जैसे मैंने बताया था कि जैसे CH3Cl में ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखो अगर CCl बॉन्ड ब्रेक होता है तो डेफिनेटली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, तो इस केस में ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन अपने साथ लेकर जाएगा। तो आफ्टर ब्रेकिंग क्या होगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव रहेगा। तो दिस बिकम द ऑर्गेनिक आयन, और इस ऑर्गेनिक आयन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो दिस विल कॉल्ड कार्बोकेटाइन। तो इसको हम कार्बोकेटाइन कहेंगे, ठीक है। अब कार्बोकेटाइन जो है ये भी 4 टाइप के बनते हैं। एक तो आपका मिथाइल हो गया, एक तो मिथाइल आपका हो गया पहला, ठीक है। दूसरा होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें क्या होगा कि कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज इज फर्दर लिंक विथ, इसको मैं कर लूं RCH2 पॉजिटिव, यानी वह एक कार्बन या एक कार्बन चेन से लिंक है, तो वो आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। जैसे मान लो इसका एग्जांपल हो गया CH3CH2 पॉजिटिव, ठीक है। इनकी नेमिंग कैसे होती है, पहले जितने कार्बन कॉन्टेनिंग है उनका एल्काइल नेम लो। जैसे 2 कार्बन है तो इथाइल, और उसके बाद कार्बोकेटाइन लिख दो आप। तो इथाइल कार्बोकेटाइन आपका 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ। और भी हो सकते हैं, जैसे प्रोपाइल कार्बोकेटाइन अगर हम लेते हैं, सिंपल सा है कि आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन अगर फर्दर एक कार्बन चेन से या एक कार्बन से लिंक है तो वह आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ। इसको हम क्या कहेंगे, प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। जैसे हमने फ्री रेडिकल में देखा था, तो यहां पर भी होगा कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन is linked with only 1 carbon chain or 1 carbon, तो this is called primary carbocation। अगर ये आपके 2 कार्बन चेन से लिंक हो रहा है या 2 कार्बन से, इसका मतलब इस पर एक हाइड्रोजन होगा, तो दिस इज योर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हो जाएगा। अगर ये फर्दर जो है 3 कार्बन चेन से लिंक हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा टर्सरी कार्बोकेटाइन, इट मींस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से ये 4 कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, मिथाइल, प्राइमरी, तो सेम ही हो सेकेंडरी गया एंड, उसकी तरह फिर जो आपने बताया था स्टार्टिंग में। हाँ
इसको सेम ही लिया जाता है, बट कई बार कई जगह देखोगे इसको अलग करके लिखा हुआ है, तो मैं अलग ही कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सर बस डॉट की जगह प्लस लगा रखा है मतलब वही। हाँ मतलब नहीं, डॉट नहीं है ये बेटा, ये हाँ, तो ये पॉजिटिव तो चार्ज प्लस है, पहले वाला डॉट था। हाँ ये तो डिग्री है ना, इसको 1 डिग्री कहते हैं, वही। प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये डिग्री का साइन हुआ ना, तो इसको तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो मिथाइल को चलो अलग ही रख लो। अगर अलग रखते हो तो ये टोटल 4 बनते हैं, चाहे फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन या कार्बेनियम। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सीधे याद रखो कि अगर कार्बन बियरिंग पॉजिटिव या डॉट लिंक होता है फर्दर एक कार्बन से हो तो प्राइमरी है। मिथाइल विल बी टेकन एज अ सेपरेट, क्योंकि यहाँ पर किसी से ये लिंक नहीं हो रहा है। अगर 2 से लिंक हो रहा है तो सेकेंडरी, 3 से लिंक हो रहा है तो टर्सरी। ये 4 तरह के कार्बोकेटाइन पॉसिबल होंगे। अब अगर हम इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देखें, अगेन वही इंडक्टिव इफेक्ट यूज करना है। पॉजिटिव का मतलब कि दिस कार्बन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये आर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसकी डेफिशिएंसी कम होगी। तो जितने ज्यादा आर अटैच होंगे, इट मींस की डेफिशिएंसी उतनी ही हायरली रिड्यूस होगी। क्योंकि आर जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जैसे ये देखो 3 डिग्री, यहाँ पर 3 साइड से आपका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इट मींस कि इट विल गेनिंग मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, हाईली रिड्यूस हो जाएगा। चार्ज जितना कम होता है, स्टेबिलिटी स्पेसीज उतनी ही हाईली स्टेबल हो जाती है, और जितना हायर चार्ज होता है स्पेसीज आपकी उतनी ही लेस स्टेबल होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये तीनों आर 3 साइड से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे, तो इसका पॉजिटिव चार्ज हाईली रिड्यूस हो जाएगा, यानी फॉर्म होगा फिर ये रिड्यूस होगा चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब कि टर्सरी कार्बोकेटाइन पर लेस पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसको 3 साइड से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। सेकेंडरी पर थोड़ा हायर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन प्राइमरी पर इन दोनों से हायर पॉजिटिव चार्ज होगा, और मिथाइल पे और ज्यादा, क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। तो चार्ज के बेसिस पर स्टेबिलिटी कंपेयर होती है कि मोर चार्ज लेस स्टेबिलिटी। तो अब यहां पर देख सकते हो कि इनमें सबसे लेस पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर होगा, टर्सरी पे, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो यहां पर भी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी हम कंपेयर करेंगे एल्काइल कार्बोकेटाइन की, दैट इज अगेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और एल्काइल जो होते हैं वह प्लस आई के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, और जितना ज्यादा रिड्यूस होगा उतना वह ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पर भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेम फ्री रेडिकल की तरह। यहां पर भी आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर वही चलेगा जो वहां पर आपने लिखा था, कि यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और सबसे लेस्ट जो होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्लियर है ये पॉइंट? यस बेटा? यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लो अगर, क्योंकि 3 ही पॉइंट है। एक तो है कि कार्बोकेटाइन होता क्या है, तो उसका मैंने बताया है कि एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स कार्बन इज कॉल्ड एज ए कार्बोकेटाइन। और ये 4 टाइप के होंगे, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर। अब जो दूसरा पॉइंट है स्ट्रक्चर, किसका भी स्ट्रक्चर वही होगा जो फ्री रेडिकल का है। क्योंकि यहां पर भी देखो, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 4 बॉन्ड बने हुए थे, आपने एक बॉन्ड पेयर इससे लूज करवाया जिसके वजह से पॉजिटिव है। तो जब ये ऑल 4 थे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 थी। अब यहां से एक बॉन्ड जब इसने लॉस कर लिया, तो अब इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर कितना हो गया, 3। तो sp3 से चेंज होकर हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी क्या हो जाएगी, sp2। तो यानी आपके कार्बोकेटाइन के लिए भी, क्योंकि इसका मतलब एक ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से बाहर हो गया, तो इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा। यानी ये भी आपका प्लेनर स्पेसिस होगा जिस पर एक एम्प्टी p ऑर्बिटल बना हुआ है, क्योंकि इसने अपना लॉस कर दिया। ये आपका एम्प्टी p ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन से बाहर हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ ये 3 है जो आपको दिख रहे हैं। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी।
और ये भी आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्पेसिस होगा इस तरह से, क्योंकि तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से प्लेन में होंगे और ये एम्प्टी ऑर्बिटल आपका इस तरह से परपेंडिकुलर में होगा। ठीक है, और इसी के एम्प्टी होने की वजह से इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। फिर से बताना सर, ये जो अपने रिप्रेजेंटेशन दिखाई लास्ट में। लास्ट में मैंने ये देखो दिखाया बेटा कि कार्बन जो होता है जब 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, इसका मतलब इसने ऑल 4 ऑर्बिटल, एक s एंड 3 p, आपको याद होगा जो बॉन्डिंग में हमने किया था कि कार्बन का ग्राउंड स्टेट होता है 2s2 और 2p2, इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है और 2 हाफ फील्ड होते हैं। पर 4 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या करता है, ये 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है 2p के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और जब एक्साइटमेंट के बाद इसके चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, तो हाइब्रिडाइज होते हैं तो इसका नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और sp2 का मतलब कि दो ही और तीन ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लॉस किया। लॉस का मतलब ऑर्बिटल नहीं लॉस किया ना, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो मतलब इसका एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से बाहर आ गया और वो एम्प्टी रह गया। तो मतलब इस कार्बन पे अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने जो कि शेयर्ड है दूसरों के साथ, एल्काइल चेन के साथ, और एक ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन से बाहर आ गया विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, ठीक है, तो इसका मतलब इसने 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है p का विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके स्पेस में ट्राइगुलर प्लेन में ओरिएंटेड होंगे, यानी तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होंगे, और ये जो एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, एंड दैट इज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो इसके वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव चार्ज की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और कार्बोकेटाइन का शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल रिमेनिंग बॉन्ड के इन बिटवीन एंगल 120 का होगा। अब क्लियर है? यस सर। तो ये इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमने क्या देखा कि कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये होता है कि उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर एम्प्टी होता है। ठीक है, बट हाइब्रिडाइजेशन और जो शेप है दैट इज सेम, और इवेंट टू स्टेबिलिटी ऑर्डर भी सेम है। लेकिन वहीं पर जब हम लेते हैं कार्बेनियन, कार्बेनियन जो होता है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी ऑर्गेनिक आयन कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। एक पॉइंट और बता दूं, जैसे कार्बोकेटाइन में देखो ये कार्बन के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में। फ्री रेडिकल में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्ड पेयर और एक अनपेयर्ड। ये मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था जो इसका हमने ड्रॉ किया था, ये फ्री रेडिकल वाला मैं बता रहा हूं, इस केस में इस कार्बन के ऊपर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? ये 3 बॉन्ड पेयर से टोटल इसको 6 इलेक्ट्रॉन मिले, और एक जो एम्प्टी और p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है इसको भी काउंट करोगे तो यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और कार्बोकेटाइन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है बेटा? यस ओके, सर एक अब आ बार जाओ। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? सर कार्बोकेटाइन का दोबारा बता दो एक बार वो। देखो, कार्बोकेटाइन में जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल लॉस हुआ है विथ इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके पास रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए। ठीक है, तो रिमेनिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में आप देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 एटम या ग्रुप से शेयर्ड है, तो शेयर होने का मतलब कि ये फुल्ली फिल्ड है।
तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे, क्योंकि ये Yes, ऑर्बिटल तो एम्प्टी है। तो कार्बोकेटायन में कार्बन बियरिंग द पॉजिटिव हैव द 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, और फ्री रेडिकल में चूंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको भी काउंट करोगे तो वो 7 हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब देखो कार्बेनियन में आते हैं। कार्बेनियन का मतलब होता है कि एनी ऑर्गेनिक स्पीसीज और आयन which have a negative charge on carbon atom, तो that is called कार्बेनियन। और डेफिनेटली यहाँ ये भी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से ही फॉर्म होता है, लेकिन इस केस में क्या होता है कि बॉन्ड पेयर कार्बन के पास रह जाता है, यानी यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड पेयर कार्बन के पास रह जाएगा, यानी इस केस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसके वजह से इस पर ये बॉन्ड पेयर कार्बन के पास चला गया तो ये एनायन बन जाएगा, और जो लिविंग ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस करके जा रहा है वो पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में अगर आप कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हो तो नॉर्मली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हायर है, तो ये बॉन्ड पेयर कार्बन लेगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने पूरा बॉन्ड पेयर ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे मिथाइल कार्बेनियन, ये मिथाइल कार्बेनियन हो जाएगा। इसी तरह एक आपका इथाइल कार्बेनियन भी आ सकता है। तो एल्काइल जो कार्बेनियन होते हैं ये भी आपके 4 टाइप के होंगे, एक तो मिथाइल कार्बेनियन हो जाएगा CH3-, मिथाइल कार्बेनियन, दूसरे होंगे आपके जो अदर कार्बेनियन बनेंगे जिसमें कार्बन बियरिंग द नेगेटिव चार्ज इज लिंक विथ 1 कार्बन चेन, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बेनियन, प्राइमरी यानी 1 डिग्री कार्बेनियन कहेंगे। और अगर कार्बन बियरिंग नेगेटिव चार्ज इज लिंक विथ 2 एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे सेकेंडरी कार्बेनियन, यानी 2 डिग्री कार्बेनियन। और अगर ये लिंक हो रहा है 3 कार्बन चेन से, टेट्रा कार्बेनियन, तो इसको हम क्या कहेंगे टर्सरी टर्शियरी कार्बेनियन, कार्बेनियन। 3 डिग्री। तो यानी टोटल जो है ये 4 टाइप के एल्काइल कार्बेनियन बनेंगे, मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। और ये किस बेसिस पर है कि कार्बन बियरिंग द नेगेटिव चार्ज इज लिंक टू हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम। नो कार्बन तो है तो मिथाइल है, 1 कार्बन या 1 कार्बन चेन से लिंक है तो प्राइमरी है, 2 से लिंक है तो सेकेंडरी, 3 से लिंक है तो टर्सरी, जैसे हमने पहले किया। लेकिन अब यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर चेंज हो जाएगी। आपने अभी जो कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में क्या देखा कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री उससे लेस, 1 डिग्री उससे भी लेस, और मिथाइल सबसे लेस होता था। बट यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर चेंज होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप से आपका चार्ज इंक्रीज होगा। उन जो दोनों प्लेसेस पर क्या हो रहा था, चार्ज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज होगा। तो अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। जैसे यहाँ पर 3 साइड से इलेक्ट्रॉन जो डोनेट होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब ऐड होंगे इस कार्बन पे तो इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। ठीक है, इट मींस कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और जितना चार्ज हायर होगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही रीजन है कि ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन द कार्बन bearing the negative charge, so its negative charge will increases and therefore stability will decreases, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इस केस में आपका देखो रिलेटिव स्टेबिलिटी जब लोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल मिथाइल हो जाएगा, मिथाइल कार्बेनियन। तो अगर हम यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बना रहे हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर, और रीजन वही आप इंडक्टिव इफेक्ट से लोगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मिथाइल कार्बेनियन, क्योंकि इस पे सबसे लेस्ट नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। उससे लेस हो जाएगा अदर जो प्राइमरी कार्बेनियन है RCH2-, यानी जैसे इथाइल या प्रोपाइल कार्बेनियन, उससे लेस हो जाएंगे सेकेंडरी कार्बेनियन यानी R2CH-, और सबसे लेस हो जाएगा टर्सरी कार्बेनियन, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है
सेम वही इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहां पर देखो कार्बन कार्बन कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल लॉस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके पास रह गए। सिर्फ ये था कि जहां पर जैसे मान लो अगर हम टर्सरी ले रहे हैं, यहाँ पर जो भी एटम या ग्रुप था वो यहाँ से हट गया, अपना बॉन्ड पेयर इसके ऊपर छोड़ के गया, और यही बॉन्ड पेयर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में अपीयर हुआ। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कार्बन कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल लॉस नहीं कर रहा है, तो स्टिल इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या लेंगे हम, sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये देखोगा sp3 का मतलब शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में अगर आपको याद होगा इस तरह से हम शेप बनाते थे, बट ये होगा कि इसमें एक जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर हो जाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से इस पर नेगेटिव आया। बाकी जगह आपके लिंक हो जाएंगे एटम या ग्रुप, जैसे ये RR हो गया। तो यहां पर आपके हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल शेप होगा। और इस केस में कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये देखो ऑल 4 बॉन्ड पेयर इसके पास रह गए, तो यानी यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में। क्लियर है स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके, तो ये देखो आपके अल्काइल कार्बेनियन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है अटैकिंग रीजेंट्स। अटैकिंग रीजेंट्स हमने याद होगा, हमने 3 तरह के अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट का मीनिंग क्या था, जो ऑर्गेनिक स्पेसीज से इंटरेक्ट होते हैं। जनरली ऑर्गेनिक स्पेसीज जो इंटरेक्ट होते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं या चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पर यहाँ पर 3 टाइप ऑफ अटैकिंग रीजेंट होते हैं। अटैकिंग रीजन का मतलब हुआ कि ऐसी स्पेसीज जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होगी ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये 3 तरह के स्पेसीज यहाँ पर इंटरेक्ट होती है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। थर्ड आपका आता है न्यूक्लियोफाइल। अब इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होते हैं। तो हमने पहले भी देखा है, फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि एनी स्पेसीज विच हैव ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन इट, जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाय चार्ज ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल। ठीक है, एग्जांपल ले सकते हो जैसे Cl डॉट हो गया। एंड नॉर्मली जब इस तरह की स्पेसीज ऑर्गेनिक स्पेसीज से इंटरेक्ट होती है तो ये ऑर्गेनिक स्पेसीज को एल्काइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ये जब इंटरेक्ट होंगी तो ये पूरा बॉन्ड पेयर नहीं लेंगे, उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। जैसे मान लो अगर आपके रिएक्शन में ये Cl डॉट CH4 के साथ जब इंटरेक्ट होगा तो अब देखो ये रिएक्शन कैसे होगी। ये Cl डॉट, इसको एक डॉट चाहिए, एक डॉट तो ऑलरेडी, यानी एक इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसको इसको पेयर करना है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक CH बॉन्ड का क्लीवेज करेगा, लेकिन यहाँ पर ये क्लीवेज से इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मतलब ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाए, और उसमें ये स्मॉलर स्पेसीज है ये इसके पास आ जाएगा, तो ये आपका न्यूट्रल स्पेसीज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि H सर अपना मतलब डॉट सर Cl के एटम और मॉलिक्यूल की सर डिपेंडेंस पे डिपेंड करता है कि सर कौन सा होगा वो, मतलब डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड जाएगा? सिंगल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये हमेशा सिंगल बॉन्ड वाली स्पेसीज पे इंटरेक्ट होते हैं ज्यादातर। पाई बॉन्ड पे रेयर केस में होते हैं, पर होते हैं, ऐसा बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, पर वो मैं एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग, उसके लिए कंडीशन फिर बनानी पड़ेगी। नॉर्मली होता है कि
फ्री रेडिकल जो होता है वो ज्यादातर सिग्मा बॉन्ड पेयर के साथ ही इंटरेक्ट होते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड वाली स्पेसिस में। आगे आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डज नॉट मैटर, ये जनरली CH बॉन्ड को ही ब्रेक करते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड होता है। क्योंकि ये आपका अनपेयर्ड है तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ज्यादातर H डॉट जो है एक्वायर करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। जैसे देखो Cl डॉट CH4 से जब रिएक्ट होगा तो यहाँ से ये एक H डॉट लेना चाहेगा, क्योंकि एक ही डॉट है ना इसके पास, तो इसको एक और डॉट चाहिए ताकि कंप्लीट हो जाए बॉन्ड, इसको पूरा बॉन्ड पेयर नहीं चाहिए। तो इसीलिए फ्री रेडिकल जब इंटरेक्ट होते हैं ऑर्गेनिक स्पेसिस से तो दे विल प्रोड्यूसिंग एल्काइल फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल इंटरेक्ट होगा तो अगेन ये फ्री रेडिकल ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये फ्री रेडिकल इंटरेक्ट होने के बाद खुद न्यूट्रल बन जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ये देखो CH4 में से एक CH बॉन्ड की होमोलाइटिक क्लीवेज हुई, वहां से H डॉट जो निकला वो Cl डॉट के पास आकर HCl बन गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और ये आपका फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। और ये भी होता है कि फ्री रेडिकल जनरली चेन ऑफ रिएक्शन इनिशिएट करते हैं। चेन समझ रहे हो, जैसे ये यस रिएक्शन हुई, सर। इस रिएक्शन से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना अगेन फ्री रेडिकल है, तो ये हाँ रिएक्शन फिर आगे कैरिंग होगी। ये सर एक और बार ये वो लिखेगा पेयर हाँ करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये फिर आगे फिर फर्दर कोई चेंज करेगा, तो इसका मतलब ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि डॉट आपका रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, और जैसे ही डॉट कहीं पर जाकर टर्मिनेट होता है, मतलब डिसअपियर होता है, रिएक्शन स्टेप हो जाती है। तो इसका मतलब कि फ्री रेडिकल जहां पर अटैक करता है वहां पर एक सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन नहीं होती है, बहुत सारी रिएक्शन एक के बाद एक होती है। तो मतलब दे आर गिविंग चेन रिएक्शंस, यानी अगर आपके रिएक्शन मिक्सचर में ये अटैकिंग रीजेंट है फ्री रेडिकल, तो इट विल नॉट गिविंग ए सिंगल रिएक्शन, इट विल गिविंग ए मल्टीपल रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग वन आफ्टर अदर, एक के बाद एक होगी, तो वो चेन ऑफ रिएक्शन देगा। जब आप हाइड्रोकार्बन में हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। तो ये अटैकिंग रीजेंट हुआ फ्री रेडिकल पहला, ठीक है। अब दूसरे की जो हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये जनरली चार्ज स्पेसिस है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि विच हैव अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब अट्रैक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी विच हैव अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। तो बाय नेचर ये दो तरह के होते हैं। अगर हम चार्ज में देखें तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस हैं दे कैन बी टेकन एज इलेक्ट्रोफाइल इफ दे कैन एक्सेप्ट a lone pair या electron pair, they can accept an electron pair from others. सभी पॉजिटिव चार्ज नहीं, सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस which can accept a electron pair from other, they can be taken as a electrophile, ठीक है। तो दो तरह के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब, अब न्यूट्रल में ऐसे आते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंट्रल आइटम होते हैं, यानी एज ए मॉलिक्यूल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल आइटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो इट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर, जैसे BF3। ये जनरली ग्रुप 13 के एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं। बोरन ने 3 बॉन्ड बनाए, स्टिल इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 3 बॉन्ड का मतलब हो गया ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अभी भी इसको एक पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए दूसरों से, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इट मींस कि दे विल इलेक्ट्रोफाइल। या AlCl3, एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो उसने 3 क्लोरीन से शेयर किया, लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। क्लोरीन का तो हो गया बट सेंट्रल आइटम का नहीं हुआ है, तो इट मींस कि इट हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर। तो इस टाइप के न्यूट्रल मॉलिक्यूल विल आल्सो टेकन एज इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है कि एनी स्पेसिस व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम अदर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। दे कैन बी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल मॉलिक्यूल।
ठीक है, बट पॉजिटिव चार्ज में सिर्फ वही पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेसिस लेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकते हैं। जैसे इसका देखो एग्जांपल H+, ये गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन वहीं पर आप Na पॉजिटिव लेते हो मेटल के केटाइन, तो दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मेटल के केटाइन जो होते हैं वो केटाइन बनने के बाद स्टेबल हो जाते हैं। दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। या Mg2+, ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज डज नॉट मीन्स कि ऑल केटाइन, ओनली दोज केटाइन व्हिच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर टेकन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। ये तो हुआ इलेक्ट्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन। अब ये है कि क्योंकि ये जब इंटरेक्ट होंगे, क्योंकि ये तो आपके इंटरेक्ट होंगे ऑर्गेनिक स्पीसीज से, तो जनरली इलेक्ट्रोफाइल इसको सिंबलाइज किया जाता है E पॉजिटिव। तो ये मॉलिक्यूल के उस पार्ट पर अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। जैसे मान लो कि अगर हम ले रहे हैं CH3Cl, अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर हायर होगी? Cl के ऊपर, तो मतलब ये Cl पर अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इट मीन्स कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ये उस एटम पर या ग्रुप पर अटैच करते हैं विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, ये वहां पर अटैक करेंगे। तो दे विल अटैक द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर। तो ये था आपका इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आ जाओ, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखें। न्यूक्लियोफाइल को सिंबलाइज किया जाता है Nu-। इसको हम लोग कहते हैं कि विच हैव अट्रैक्शन फॉर द पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को कहते हो कि दिस इज अट्रैक्शन फॉर नेगेटिव चार्ज, और इसे अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि इस पर नेगेटिव ज्यादा है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल मींस होता है न्यूक्लियस लविंग, बिकॉज न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव कंटेनिंग पार्ट होता है एटम का, तो इसलिए इसको हम मानते हैं कि विच हैव अट्रैक्शन फॉर द पॉजिटिव। इट मींस कि दे हैव इलेक्ट्रॉन रिच, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली दे आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। इट मींस ऐसी स्पेसिस जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, सो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अदर्स, सो दे आर टेकन एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब इसके भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका एनाइंस यानी नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जितने भी एनाइंस स्पेसिस होती हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है कि उनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तभी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो ऑल एनाइन, अब इलेक्ट्रोफाइल में क्या था कि ऑल केटाइन आप नहीं कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऑल एनाइंस आपके न्यूक्लियोफाइल होंगे, बिकॉज दे हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन सो दे कैन डोनेट इट टू अदर्स। जैसे Cl- ले लो आप, CH3- ले लो, ये सभी आपके न्यूक्लियोफाइल में काउंट होंगे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होता है, पर यहाँ पर न्यूट्रल का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें लोन पेयर हो, जैसे अमोनिया N के ऊपर लोन पेयर है, वाटर सर NO में और O के ऊपर NO2 में क्या डिफरेंस होता है? क्या बेटा? NO और NO2 सर ऑड वो है ना, तो ये हाँ, NO ऑड होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। NO2 आपका अलग हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। NH3 अमोनिया हुआ, ठीक है, वहां पर लोन पेयर नहीं है बेटा, यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, यस बहुत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रल आपके न्यूक्लियोफाइल हो गए, जैसे अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, या फिर आपका कोई भी स्पेसिस जिसमें किसी एटम पर या सेंट्रल एटम पर लोन पेयर हो, क्योंकि ये लोन पेयर जब वो इंटरेक्ट होगा तो दूसरों को डोनेट कर सकता है। तो कोई भी स्पेसिस जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब वो एनाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, तो ये दो टाइप के होंगे। और डेफिनेटली जब ये रिएक्शन में ऑर्गेनिक स्पेसिस पे इंटरेक्ट होंगे, तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करता था? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या ग्रुप के ऊपर। और यहीं पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ये कहां पर करेगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन देना है,
तो यहाँ पर देखो पोलराइजेशन से क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये पॉजिटिव बन रहा है, ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल तो Cl पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल जो होगा यहाँ अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव लबिंग है। क्योंकि पॉजिटिव लबिंग मींस पॉजिटिव वाले पार्ट को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जिससे इसका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक at the point where electron density is low, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक at the point where electron density is higher। तो दोनों ही जब इंटरेक्ट होंगे तो दोनों के अटैक करने का या इंटरेक्ट करने का पैटर्न अलग होगा। ये उस बॉन्ड के उस पार्ट पर इंटरेक्ट होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, और ये उस पार्ट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। तो ये आपके अटैकिंग रीजेंट हुए। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब मुझे बताओ, इन दोनों टॉपिक में कोई डाउट है? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, सर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। न्यूक्लियोफाइल से सेंटर पे अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल सर ये अटैक का होगा न्यूक्लियोफाइल वाला। न्यूक्लियोफाइल बेटा उस पॉइंट पर अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी। जैसे मैंने आपको दिखाया कि CH3Cl में CCl बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड है, तो अब इसमें कार्बन पॉजिटिव पोल बनेगा, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद ये बॉन्ड पेयर Cl के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव पोल होगा। तो अब मान लो कि मैंने दोनों का एग्जांपल दिया कि इलेक्ट्रोफाइल अगर इससे इंटरेक्ट करने आएगा तो ये Cl वाले पार्ट पर अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये कहाँ अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी, और वो कहां पर होगी? जहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, क्योंकि उसके पास बॉन्ड पेयर का एक्सेस पार्ट होगा। और न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ओके सर। क्योंकि यही देखो आप सब्स्टिट्यूशन में करते हो ना। जैसे आप देखो, जब ये रिएक्शन होती है CH3Cl प्लस NaOH, अब इस रिएक्शन में क्या होता है? ये आयनिक कंपाउंड है, ये कोवैलेंट है। अब यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये आयन में पहले ब्रेकअप हो जाते हैं, Na प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस CH3Cl से इंटरेक्ट करने जाता है। तो अब देखो OH माइनस, मैंने क्या बताया था, जितने भी निगेटिव चार्ज वाले पार्ट होंगे वो न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जब इसमें इंटरेक्ट करने जाएगा तो ये वहां देखेगा जहां पर पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ पर पोलर बॉन्ड कहां पर है? हालांकि CH बॉन्ड में वीक पोलैरिटी है, सबसे ज्यादा पोलैरिटी कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में होगी, तो ये उस बॉन्ड पर अटैक करने जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है, तो क्लोरीन नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। तो आपका OH माइनस जो होगा वह यहाँ पर अटैक करेगा। ये अब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका बॉन्ड पेयर क्लोरीन की तरफ मैक्सिमम शिफ्टेड हो गया है, तो ये बॉन्ड वीक हो गया। अब ये OH माइनस जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को ऑफर करेगा तो ये कार्बन इसका साथ छोड़ देगा, मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये अपना बॉन्ड पेयर Cl पे छोड़ के चला जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। तो जब ये इसके पास आएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा? CH3OH बन जाएगा। और यहां से जो Cl माइनस निकलेगा, क्योंकि ये पूरा बॉन्ड पेयर लेकर Cl माइनस बन जाएगा, तो ये Na प्लस के पास चला जाएगा। तो अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? ये। तो यहाँ पर देखो जो आपकी अटैकिंग स्पेसीज है वो OH माइनस था और न्यूक्लियोफाइल था। तो ये कहां पर अटैक किया? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है, यानी पॉजिटिव है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज का स्कोप है। अब क्लियर हो गया बेटा? यस सर। तो रिएक्शन में यही होता है ना कि जो आपके इनऑर्गेनिक स्पेसीज होते हैं वो अपने आयन के थ्रू अटैक करते हैं। तो कभी उनका पॉजिटिव इंटरेक्ट होता है, कभी नेगेटिव इंटरेक्ट होता है। अब वो डिपेंड करता है कंपाउंड के ऊपर। ठीक है, कुछ कंपाउंड में पहले नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, कहीं पर पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि हाँ Na प्लस क्यों नहीं अटैक किया? तो आप खुद सोचो, Na प्लस कहां पर अटैक करता? Cl पे, क्योंकि सर वो उसका नेगेटिव चार्ज वही चाहिए फिर। हाँ, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, OH माइनस ही पहले अटैक क्यों किया, Na प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक स्टेबल कार्बोकेटायन है, सॉरी एक स्टेबल केटायन है। Na प्लस का मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। ये सर क्योंकि आपके कंप्लीट हो गया। हाँ, तो चूंकि रिएक्शन में अटैक वही करते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन लेना या देना होता है। ठीक है, अब ये ना तो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा ना दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसीलिए ये यहाँ पर अटैक नहीं करेगा।
तो अटैकिंग आपका ये बनेगा। रीजन भी तो जानना चाहिए कि भाई क्यों नहीं Na+ अटैक कर रहा है, क्योंकि Na+ जो है वो एक स्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। ये रिएक्शन में इंटरेक्शन आपके ऑर्गेनिक से वही करता है जो इलेक्ट्रॉन या तो दे रहा हो या ले रहा हो, ये दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। OH- कर सकता है, क्योंकि माइनस का मतलब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर सकता है, पर ये ना तो डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये रिएक्शन में पहला अटैक नहीं करेगा। तो फिर ये Cl- से कैसे कंबाइंड हो रहा है? Cl- से तो ये कंबाइंड हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, क्योंकि दो चार्ज स्पेसिस जब आमने सामने आती है और अपोजिट चार्ज है, तो दे विल अट्रैक्टेड बाय द चार्ज एंड गेट कंबाइन। कंबाइन होने का मतलब ये सिर्फ इससे टचिंग हो जाती है और इस तरह से ये कंपाउंड बन जाता है, क्योंकि जैसे ही टच होता है प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, पर ये अटैक नहीं कर पाएगा। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था हमारे अटैकिंग रीजेंट। तो हमने 3 टॉपिक आज रिवाइज किए, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड अटैकिंग रीजेंट। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो अब आपका रिवीजन में क्या बचा है? एक रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन और टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बस ये बचा है। तो नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं फिर। ओके सर। ठीक है, आज आप फिर से